हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख रहे हो, जो कि आपके किरण पब्लिकेशन के बुक से आज के क्लास को लिया गया है। इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड सेट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पे आपको हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसमें आकर देख लीजिएगा। किरण पब्लिकेशन के आज के इस बुक में आपको फर्स्ट और सेकेंड के बाद थर्ड सेट देखना है। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का बीएसएससी के लिए जो वॉल्यूम फर्स्ट आया है, ध्यान रखेंगे, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट, उसका भी क्लास आपके लिए चालू हो चुका है। और आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं, देखिए क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक है जो मार्केट में आ गया है, उसका भी क्लास आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का भी आप देखिए। अभी फ़िलहाल 3 प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहा है। बहुत ही जल्द 2-4 दिनों के अंदर फ्रेंड्स इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास आपको दिया जाएगा। इतना दिया जाएगा कि आप मतलब अपने लिए लगेगा आपको कि हाँ, इससे ज़्यादा शायद आपको अब देखना भी नहीं चाहिए। तो ABC एकेडमी के साथ आप बने रहिए, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, हर एक टॉपिक जो भी स्पेशल टॉपिक होगा आपकी क्लास के लिए, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस बात का आप भरोसा रखिएगा। ठीक है, और देखिए आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को इस क्लास का PDF चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम के लिंक से आप जुड़कर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ABC एकेडमी को। अगर आपको प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 9576843550। इस नंबर के थ्रू भी आप मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे बताना है कि सही नहीं है। तो देखिए, निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही बात है। इसका जो निर्धारण है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है, ये बात आपका यहाँ पे सही नहीं है। देखिएगा, नंबर सेकेंड गलत है। थर्ड है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, यह भी आपका सही है। अब सवाल है, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम अगर नहीं करता है तो किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप MSP के नाम से जानते हैं। ठीक है, MSP जो है ना, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर तय किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकेंड गलत है। और देखिए, नंबर 4 में दिया हुआ है कि ये प्रतिवर्ष घोषित किए जाते हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे बस आपका दूसरा वाला गलत था। नंबर सेकेंड को पढ़िए अच्छे से। बताना है कि ये मिट्टी उन स्रोतों में निर्मित होती है जहाँ तापमान उच्च तथा वर्षा अत्यधिक होती है। ये अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निक्षालन से निर्मित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास उच्च मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ये जो मिट्टी है वो कौन सी है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, ये आपका लेटेराइट मिट्टी के बारे में इतना कुछ बताया गया। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि महान हिमालयी श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितना है किलोमीटर में, आपको बताना है। पूरब से पश्चिम में कितना है और उत्तर से दक्षिण में कितना है। तो देखिए, नंबर आपका ना 4 हो जाएगा। 2500 किलोमीटर है, कहाँ से कहाँ, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो है 160 से लेकर के 400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो कि ये बदलते रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको इस तरह का ऑप्शन दिया है। ग्रेट हिमालयन श्रेणी, जैसे कि आप केंद्रीय अक्षीय सीमा के रूप में भी जानते हैं ना, इसकी अनुमानित लंबाई पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 160 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, आइए नंबर 4 देखते हैं। जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फैक्ट्री की प्रवाह, यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, वास्तव में हम ना किसी कारखाने की ना ये प्रवाह की गणना करते हैं। कहने का मतलब वार्षिक आय से, मतलब इसका मतलब होता है कि आप कटौती से पहले एक वर्ष में जितना आय अर्जित कर सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, वार्षिक आय आपका कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 4 बताइए। 4 हो गया आपका। 5 नंबर देखना है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला था।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। 1935 में आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1935 को मिला था भारत का अपना केंद्रीय बैंक, ठीक है, जिसे आप भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। बताइए एक लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान का है लोटिया जो है ये संगीत क्षेत्रीय संगीत है, ठीक है। ये जो चैत्र माह होता है ना, चैत्र माह में लोटिया त्यौहार वहाँ पे मनाया जाता है और यही उसी वक्त ये लोटिया गीत गाया जाता है। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे आप समझिएगा, आप जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसे देखकर स्किप करने का मत सोचिएगा। स्किप करने का मतलब वीडियो स्किप से नहीं, आपको वीडियो स्किप करना हो तो आप कर सकते हो। कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसे ये मत सोचिएगा कि बाद में कर लिया जाएगा, पीडीएफ से कर लेंगे या फिर किसी और थ्रू करेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अभी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी से अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसे आप अगर अच्छे से देखिएगा, जिसका जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के डेट में ही कोशिश करिए उन सारे पॉइंट्स को याद करने का। इसमें से ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पॉइंट आपको होगा जो याद नहीं हो, बस थोड़ा बहुत होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार पढ़ लीजिएगा। आप अपने रूम में जहाँ पे भी रहते हो नोटबुक में कोशिश करिए कि इसे नोट कर लेने का। इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 10 15 20 सेट देख लेंगे ना, फिर आपका जब सेट में अच्छा खासा मार्क्स आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपको जो अभी बताया जा रहा है ये क्यों बताया गया था। अगर आप अभी से एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे ना, तो यकीन मानिए बाद में आपको सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए अभी बस थोड़ा सा अपना मेहनत आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएसएससी में अच्छा खासा इस बार कंपटीशन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बीएसएससी में अच्छा खासा कंपटीशन होगा, इसीलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि उस वक्त पछतावा आपको ना हो। बहुत सारे बच्चों को जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैसेज किए कि सर अभी लग रहा है ना कि काश पहले थोड़ा सा पढ़ लिए होते। तो बस वही बताना चाह रहे हैं, आपके साथ ऐसा फील ना हो कि काश थोड़ा सा पहले पढ़ लिए होते, तो अभी ही स्टार्ट कर दीजिए। उस वक्त आपको प्राउड फील हो ऐसा आप करके रखिएगा। और मटेरियल में जो भी हो पाएगा, जो भी पॉसिबल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपको हर हाल में आपको इस चैनल पर एबीसी चैनल पर ज़रूर मिलेगा, इतना आप भरोसा रखिएगा। अभी थोड़ा सा कहिए कि डिले हो रहा है, बहुत जल्द इतना सारा प्रैक्टिस सेट और मटेरियल आपके लिए आएगा कि आप खुद कहेंगे कि अब मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को अच्छे से देखकर आप समझिएगा। यहाँ या फिर किसी और जगह पे प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी बनाएंगे, प्लीज़ आप कोशिश करिएगा। इसीलिए इतना बोला जा रहा है, नहीं तो आप ही के लिए बोला जा रहा है, नहीं तो बस इतना बोलते कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। लाइक करना है वो तो आप करेंगे ही, आपको पसंद आएगा तो, बट ये जो अभी बोला गया प्लीज़ इस पर आप फोकस करिएगा। बताइए इनमें से कौन एक भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है? देखिए पाकिस्तान की जो राजधानी है ना, आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद है, ठीक है। ये लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, ठीक है। म्यांमार के बारे में पता होना चाहिए, उसकी राजधानी कौन सी है, तो नेपिताव जो है ना ये म्यांमार की है, ठीक है, म्यांमार की राजधानी है ये। नेपाल की राजधानी काठमांडू आपको पता है। और जो थिम्पू दिया हुआ है, थिम्पू को 1961 ईस्वी में भूटान की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, पूछा है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है, तो लाहौर जो है ये पाकिस्तान की राजधानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बाद बाकी आपका यहाँ पे राजधानी ही दिया हुआ है। नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म खरीफ फसल है? तो नंबर जो तीसरा है कपास और चावल ना, ये आपका खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा। नंबर 9 है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भगवती सूत्र से भी पता चलता है, बट ये ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय ही ज़्यादा मतलब प्रमाणिक है। नंबर 10 है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो ओद्रा मगध से संबंधित है? नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओडिसी हो जाएगा। इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो नंबर जो आपका सेकेंड है ना, ये बिद्दू जो दिया हुआ है ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी गुड़ी पड़वा, गणपति महोत्सव और मारबत या फिर बदगया जो है ये महाराष्ट्र का ही पर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह का स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलेट के द्वारा किया गया था?
नंबर सेकंड हो जाएगा किंग जॉर्ज, जो 5 आए थे उसी की वजह से क्या हुआ था, अपोलो ये जो है मतलब बनाया गया था, अपोलो बंदरगाह। ठीक है, अपोलो जो ये है ना एक नाव और घाट का मतलब कहिए कि एक भूल भुलैया के रूप में था। ठीक है, नंबर 13 देखते हैं। बताइए वाई आई एम अ हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तकों के लेखक बताइए कि इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शशि थरूर के द्वारा लिखा गया कौन सा, वाई आई एम अ हिंदू, और ए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक दोनों किसके द्वारा लिखा गया है, तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो है खुशवंत सिंह के द्वारा 1956 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था जिसका कि नाम क्या था, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, राजदीप सरदेसाई के बारे में समझ लीजिए। यह एक भारतीय समाचार एंकर हैं और ये लेखक भी हैं। इंडिया टुडे समूह है ना, आज तक इंडिया टुडे जो है उसी के ये मतलब जो मतलब परामर्श कहिए कि संपादक के रूप में है। ठीक है, और आपका जो अरविंद अडिगा है ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई लेखक और पत्रकार हैं। ठीक है, इन्होंने जो इनका जो पहले उपन्यास था द वाइट टाइगर ने 2008 का मैन बुकर पुरस्कार जीता था। वर्ष 2008 में इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता था, किसके लिए, द वाइट टाइगर के लिए। ठीक है, नंबर 14 देखिए, सूचना का अधिकार जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, किसके द्वारा पारित किया गया था, कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संसद में 2005 में पारित किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। नंबर 14 है, कौन सी पुस्तक मुगल शासक के समय की जो है आर्थिक सामाजिक तथा कृषि दशाओं की यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है। नंबर 1 आईने अकबरी। ठीक है, 16वीं सदी का ये दस्तावेज है, आईने अकबरी है। नंबर 16 देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका जो ये 3 है ना, उत्तरी क्षेत्र जो है ये हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ से मतलब कहिए कि काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें, जैसे आपका जो अररिया किशनगंज वाला एरिया आता है यही आता है उत्तरी क्षेत्र में। नंबर 17 है, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे, कौन सा, तो जोतदार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए निर्धन गांववासियों के ऊपर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, यह आपका सही है। उनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपका ना यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नंबर देखिए 3, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होता था, ये सही है। और आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त शाहूकारों पर नियंत्रण भी किया जाता था। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए ये जो मतलब ऐसे समझिए कि जमींदार की जो जिम्मेदारी होती थी ना, वो कंपनी को राजस्व का भुगतान करना रहता था। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं कि गांव पर राजस्व मतलब कहिए कि जो जमा मतलब होता था ना, उसको मतलब बांटना होता था। ठीक है, ये सारे काम उनके रहते थे। बट यहाँ पर जो दिया ऑप्शन नंबर 2 उनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन जो ये ऐसा नहीं होता था। मतलब कहिए कि विभाजन नहीं, देखिए एक बार सिंपल वे में ऐसे समझिए, विभाजन यहाँ पे दिया हुआ है ना, विभाजन नहीं करता था, बल्कि वो कहिए कि गांव से मतलब राजस्व लेता था। तो लेना मतलब जमा करना हो गया ना, विभाजन नहीं करना बल्कि एकत्र करना हो गया। यहाँ पे दिया हुआ विभाजन करना था, ये नहीं होगा। निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका। देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, संघ सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के द्वारा मतलब कहिए कि सबसे मतलब मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभी तक ना टोटल 6 तरह का, पूछे कितना, तो 6 तरह का ना ये स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये कथन बताइए कि किसका है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, BR अम्बेडकर साहब के द्वारा कहा गया था। क्या कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। देखिए नंबर आपका 20 है, कौन युग सुमेलित है। तो नंबर 20 आपके लिए छोड़ा जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन अब आपको भी दिया जाएगा, अगर आपको जवाब पता हो तो आप आराम से बताइएगा। ठीक है, नंबर 20 ये आपके लिए है सही। इसमें से कौन सा आपको ये बताना है। नंबर 21 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% पर निश्चित कर दी गई है।
ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। 91 जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार और संबंधित राज्य सरकारों में निचले सदन के जो कुल सदस्य के मतलब होगा ना वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे बताना है कि सत्य नहीं है। नंबर 22 का आपको यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे ना इसकी स्थापना नीति आयोग सही बात है, इसकी जो स्थापना है 2015 में हुआ था। ठीक है, किसके जगह पर, तो ये जो आपका योजना आयोग था इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं दिया हुआ है ना। तो देखिए ऐसा है कि पदेन सदस्य के बारे में अगर पूछे तो प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब कहिए कि ये नामित किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मैक्सिमम जो है ना ये 5 नहीं बल्कि 4 सदस्य हो सकता है। ये ना तो विधिक है ना ही संवैधानिक परिषद है। सही है, इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद की भावना का विस्तार करना है, यह भी आपका सही दिया हुआ है। नंबर 23 है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है बताइए। तो देखिए सिंधु घाटी में मिली मुहरें भेजने वाले की पहचान निश्चित करती थी। सही है, यहाँ वह दिया हुआ है कि मन के कार्नेलियन से बनाए गए थे जो कि गुलाबी रंग के पत्थर के थे। इन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया जाता था। ये बिल्कुल भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारत का जो इतिहास है ना सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, पता होना चाहिए, जिसे क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि कार्लियन के बारे में ना, देखिए कार्लियन बीट की ये जो प्राचीन मतलब कहिए कि हड़प्पा के द्वारा विकसित एक कहिए कि मतलब विशेष कहिए ब्लीचिंग तकनीक के द्वारा ना सफ़ेद रेखाओं और हल्के मतलब कहिए कृत्रिम रूप से रंगाया जाता था। यहाँ गुलाबी वगैरह रंग दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा ऑप्शन देखने से ही आपको बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे कट करना है फिर आगे कुछ करना है। नंबर 3 इसमें देखिए सिंधु घाटी में पाए गए लंबे अभिलेख 26 चिन्ह पाए गए, यह सही है। सिंधु घाटी के लोग द्विआधारी और दशमलव प्रणाली दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे, यह भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। नंबर 24 क्या होगा यदि मैं और गुजरात में सभी अग्रगण्य नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावकारी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं। यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश ही आंदोलित हो उसे किसी नेता की आवश्यकता नहीं रहती है। बताइए किसके द्वारा यह मतलब किसने और किस आंदोलन में ये बात कहा गया था, किसके द्वारा। नंबर 3 महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, गांधी जो मार्च हो रहा था उसी वक्त। नंबर 25 तेऊर नहर स्थित है कहाँ पर। नंबर 1 तेऊर नहर ये जो मतलब नहर है ना ये गंडक नदी पर है। गंडक नदी पर जो मतलब कहिए कि त्रिवेणी है, तिरहुत है, ये सारे नहर कहाँ पर, तो गंडक नदी पर ही है। नंबर 26 देखिए बताइए कि नागार्जुन कौन थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक था। नंबर 27 इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे तीसरा जो है ना अकबर जो है ये अनपढ़ था, क्योंकि आपको पता है कि मुगल बादशाह में अकबर निरक्षर था। निरक्षर मतलब मूर्ख था, मूर्ख नहीं मतलब कहिए कि अनपढ़ था, मूर्ख नहीं कह सकते आप। तो क्या हुआ कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ना उसके बाद में बस अकबर 13 वर्ष के थे। ठीक है, और क्या हुआ था कि 1556 ईस्वी में उसको राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। एज कम होने की वजह से शासक बनने के बाद भी वो काफ़ी जगह मतलब घूमते फिरते रहे, एक जगह कहीं रह नहीं पाए, जिसकी वजह से कि उनको शिक्षा मतलब नहीं मिला। कुछ वर्ष पहले एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रगान बदल दिया है कि कौन से देश ने, तो ऑप्शन नंबर 4 नेपाल ने बदला है। बताइए कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी अजमेर के किले में। देखिए सर थॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में, समझिएगा फिर से एक बार, सर थॉमस रो जो है ना इंग्लैंड के सम्राट, नाम क्या था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ना 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। और इस समय ना तो यहाँ का अगर शासक पूछे कौन था तो जहांगीर था, और जहाँ उनसे मतलब भेंट मुलाकात जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो अजमेर में हुआ था। नंबर 30 है किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का भंडार है। नंबर 31 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। देखिए जो आपका ना सोन है ना ये क्या है, किससे नहीं मिलता है, यमुना से नहीं मिलता है। बाद में कि बेतवा, चंबल और केन ये सारी यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और
नहीं, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड। नंबर 32 गंडक परियोजना आपसे पूछा है ना, ये आपका ना गंडक तो उत्तर प्रदेश और बिहार का है, तो नंबर 32 का ऑप्शन नंबर आपका ना 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ये गंडक सिंचाई परियोजना है, ये दोनों क्या है, मतलब गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है। इससे ना आपका कहिए कि उत्तर प्रदेश का जो मतलब जिला है, जैसे में कि गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, ये सारे को इनसे मतलब फ़ायदा मिलता है। इनमें से किसने भूमि नामांकन की व्यवस्था आरंभ की थी? नंबर 4 शेरशाह के द्वारा किया गया था। नंबर 35 है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना को कैवल्य कहा गया है। ठीक है, बिहार की पहली नदी जोड़ जो है योजना, ये निम्न में से कौन सी है? नंबर 1 कोसी मेची नदी जोड़ योजना जो है ये क्या है, मतलब कहिए कि बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना है, जो कि कोसी मेची नदी जोड़ योजना है, इसे आप कहते हैं। अगर पूछे तो यह जो है ना लगभग 76 किलोमीटर के आसपास, मतलब 76 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर कोसी के अलावा कहिए कि यहाँ के जो पानी को ये महानंदा जो है ना, महानंदा में लेकर मतलब जाना होता है। इससे पूर्णिया अररिया जिला जो है इनको फ़ायदा मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरी देश की योजना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम्पी यानी कि कर्नाटक में है। राज्य जान लीजिएगा कौन से कहाँ पर, तो कर्नाटक में है। नंबर 37 सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? नंबर 1 राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। नंबर 38 है जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से ये जुड़े हुए संदर्भ हैं? नंबर 4 हो जाएगा। मेक इन इंडिया मिशन का ही ये पार्ट है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन के महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 39 एडमिरल कप किससे संबंधित है? कप वगैरह से तो आपका सवाल आएगा ही आएगा, तो एडमिरल कप जो है ना नौकायान से संबंधित है। ठीक है, नंबर 2 हो जाएगा। यह देखिए नौकायान विश्व चैंपियनशिप का जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पूछे कब हुआ था? 1957 में, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 39 आपने देखा। आइए देखते हैं नंबर 40 भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? देखिए एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। भारत के ये 6ठे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका जो कार्यकाल है 25 जुलाई 1977 से लेकर फिर 25 जुलाई 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा था। और एक बात समझिए, एन संजीव रेड्डी जो है ना, ये वर्ष 1956 ईस्वी में ना आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। ठीक है, नंबर 41 आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री बताइए कौन है? नंबर 4 हो जाएगा प्रोफेसर जे.के. मेहता, राइट आंसर। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? नंबर 1 उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिल जाती है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोन जो है ना, नर्मदा के अलावा ये दूसरी नदी है जो अमरकंटक में भी मिलती है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टीपू सुल्तान ने मांगा था। ठीक है, प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक हैं नाम हरि प्रसाद चौरसिया, इनका जन्म बताइए कि कहाँ पर हुआ था? नंबर 45 का 1 लोकनाथ यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। बताना है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 जे.बी.सी. के द्वारा कहा गया पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं मतलब खुद से कर लेती है। नंबर 47 माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक ये लिखा गया है। बताना है कि बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे बिहार में पूछा ना सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा होता है आपके नंबर 1 पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। इसके बाद अगर पूछे तो पूर्वी चंपारण में होता है, फिर आपका हो जाएगा गोपालगंज। नंबर 3 तो आपको जानना ही चाहिए,
ठीक है। इन तीनों जिला के बारे में अगर आपको पूछेगा ना कितना परसेंट, तो सोचिए कि टोटल जो है ना 78% का हिस्सा ये खुद रखता है, मतलब खुद उत्पादन करता है। नंबर 49, भारत की अन्य भाषाओं के गंजन, थंग, वादिया, आदि जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ बताना है, क्या होता है। नंबर फर्स्ट इसका अर्थ होता है, सिंपल वे में समझिए कि धन्यवाद। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1965 में लड़ा गया था। सामान्य विज्ञान और गणित, यानी कि अब साइंस का क्वेश्चन देखते हैं 25। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है किस तरह का। नंबर हो जाएगा थर्ड। आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी जो क्षमता है ना वो शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर पूछे तो आभासी और सीधा बनता है। नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैलीलियो के द्वारा क्या किया गया था, दूरबीन का आविष्कार। ठीक है। जैसे नंबर 3 है ना आपका एडिशन, एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। और आप जान लीजिए जैसे यहाँ पे ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। और जो ये आपका गुटीन वर्ग है ना, गुटीन वर्ग के द्वारा छापे खाना होता है ना, छाप खाना, उसका आविष्कार किया गया था। आर्क वेल्डिंग की आवश्यकता डीसी वोल्टता बताइए कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए। नंबर थर्ड 120 से 575 वोल्ट होना चाहिए। नंबर 54 चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। चुंबकीय ध्रुव पर आपसे पूछा है, नंबर थर्ड हो जाएगा, 90 डिग्री होना चाहिए। मेसर का उपयोग होता है कहाँ पर। नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 3। आँख की बीमारी के इलाज में किसका होता है, मेसर का यूज किया जाता है। कैंडेला मात्रक है, बताइए किस चीज़ का। नंबर 4 ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा होता है, तो कैंडेला होता है। नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 57 बताना है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण बताना है कि क्या होता है। नंबर 3 विश्राम जड़त्व के मुद्रा में रहने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और देखिए गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम के भी नाम से आप जानते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग बताना है कितना होता है 58 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे ए हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से बताना है क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ना वायुमंडल के दाब से ना ज़्यादा होने के कारण ही बुलबुले खुद से नहीं फूटता है। ठीक है। और यदि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हो जाएगा ना तो बुलबुला जो है ना वो मतलब कहिए कि बहुत जल्दी यानी कि तुरंत फट जाता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए कैसा होता है। देखिए नंबर ना यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इंद्रधनुष में रंग का कलर बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। और इंद्रधनुष का जो बनना है ये प्रकाश का अपवर्तन और कहिए कि वर्ण विक्षेपण होता है। नंबर 61 जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें आप क्या कहते हैं। नंबर 3 उन्हें आप विद्युत रोधी कहते हैं। नंबर 62 है अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो नंबर 4 हो जाएगा, इस्पात से जो है ना अस्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण एल्निको से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बताना है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सेकेंड टिक करेंगे। नंबर 64 देखिए हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नंबर 64 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और देखिए अगर आपसे पूछ लेता है ना कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट ओनहाइमर के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 64 65 आप देखते हैं। बताना है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज के बारे में बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ना सेकेंड ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यदि धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है, सिंपल वे में इसे आप समझ लीजिएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो दूध जो है ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक पायस का ये मिश्रण होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 67, बताना है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होते हैं। नंबर सेकेंड, यानी कि 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हाँ 2 होता है, ठीक है। और एक बात देखिए, क्वांटम संख्या नॉर्मली अगर पूछेगा कितने तरह का होता है ना, तो ये नॉर्मली होता है 4 तरह का। संख्या पूछेगा तो 2 और कितने तरह का, तो 4 तरह का, जिसमें कि आपका मुख्य क्वांटम, द्वितीय क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम और ये आपका चक्रण क्वांटम संख्या, 4 तरह का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नंबर 66 है 68 है, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी में। क्यों? क्योंकि देखिए जल में, प्रोटीन में और डीएनए में, इन सब में क्या होता है, मतलब कहिए कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इन तीनों में। नंबर 69 है, बताइए रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है। देखिए H2SO4 को ना आप तेजाब को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से आप जानते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 होता है। और देखिए जैसे HCl दिया हुआ है ना, तो देखिए HCl जो है ना, एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जो कि मानव के शरीर में पाया जाता है। बताना है सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। नंबर सेकेंड, सीजियम हो जाएगा, CS, ठीक है, सीजियम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और एक दो बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप आवर्त में ना बाएं से दाएं की ओर जाएंगे ना, तो आयनन विभव का मान बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर वर्ग में आप ऊपर से नीचे की ओर मतलब जाते हैं तो आयनन विभव का मान जो है वो घट जाता है। बताइए कि चीली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है। नंबर 71 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट है। हीरे की बिक्री का भार की जो इकाई है कैरेट होती है। 1 कैरेट कितना होता है। नंबर आपका 72 का, नंबर सेकेंड हो जाएगा, 200 मिलीग्राम होता है। ध्यान रखेंगे, अगर 1 कैरेट पूछता है तो 200 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट बराबर। AB रक्त समूह में बताइए क्या होगा। नंबर सेकेंड, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे AB रक्त समूह में एंटीबॉडी होता है कि नहीं, तो बता देना है आराम से कि नहीं होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन रहा आपके सामने, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर देखिए, पौधे के जीवन के ना, यहाँ पे नंबर फर्स्ट आप समझ लीजिए सबसे पहले कि सोडियम का आवश्यकता ऐसा है कि नहीं होता है। पौधे के जीवन के 16 तत्व की आवश्यकता होती है। सोडियम पौधे के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसा जो तत्व होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहिए कि यूजफुल होता है। नंबर 75, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आगे भी आपको जो और भी आप किसी सिमिलर प्रैक्टिस सेट देखोगे उसमें भी आपको ये सारा ये कुछ क्वेश्चन है जो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ क्या, सारा क्वेश्चन सेम ही रहता है फ्रेंड्स, बस प्रैक्टिस सेट सब अपने अपने पब्लिकेशन का अच्छा मतलब सेट किया जाता है, आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। क्वेश्चन फिक्स है, उतना ही जितना रहना है उतना ही रहता है, कोई नया क्वेश्चन बन के आएगा नहीं। देखिए पौधे के जीवन के टोटल, पौधे बोला जाता है, मानव मस्तिष्क ना, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है ना, वजन पहले आप समझ लीजिए कि 1300 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है मानव के मस्तिष्क का वजन, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है मानव के मस्तिष्क का वजन। मानव शरीर में रक्त के बारे में पूछता है ना, तो उसके वजन का ना टोटल 7% होता है, ठीक है, 7% होता है ब्लड। मानव शरीर में मस्तिष्क शरीर के वजन का ना टोटल अगर पूछे कितना, तो 2% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा था आपका ऑप्शन नंबर देखिए, नंबर जो ए आपका दिया हुआ है, मानव के कुल वजन का भार लगभग 2%, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मस्तिष्क शरीर के वजन का 2% होता है। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप BSSC की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा, वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द बहुत सारा वीडियोस आपके लिए आएगा। हर एक तरह का मटेरियल टॉपिक वाइज भी आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ एक स्पेशल मतलब कहिए कि
ऐसा चालू किया जाएगा सीरीज जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट रहेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।